हेलो फ्रेंड्स। वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसी के थ्रू सीनियर क्लर्क के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सूचना का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया था? तो ये किया गया था 2005, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना चाहने वाले को भुगतान किया जाने वाला शुल्क कितने रुपए है? तो इसमें आरटीआई लगाने पर जो शुल्क लगता है वो लगता है 10 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, प्रथम अपील पर उत्तर प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर दूसरी अपील दायर की जा सकती है? तो दूसरी अपील कब, कितने दिनों बाद दायर की जाती है? तो ये है 90 दिन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, जब कोई लोक सूचना अधिकारी किसी सूचना चाहने वाले को सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा अपेक्षित समय सीमा के भीतर सूचना प्रदान करने में विफल रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है डीम्ड रिजेक्शन, ऑप्शन नंबर ए, माना अस्वीकृति। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय सूचना के अधिकार के दायरे में आता है? तो सूचना के दायरे में कौन सा निकाय आता है? तो ये आता है इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अस्पताल अवकाश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों कर्मचारियों के लिए इसकी अनुमति है, ये रॉन्ग कथन है। अगला है, पितृत्व अवकाश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पितृत्व अवकाश के लिए कौन सा कथन सही है? तो ये कथन सही है, पितृत्व अवकाश के दौरान सामान्य वेतन की अनुमति है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, औसत वेतन अवकाश एलएपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एलएपी के संबंध में कौन सा कथन सही है? और पहला है, एलएपी अधिकतम 365 दिनों के लिए जमा किया जाता है। दूसरा है, एलएपी एक बार में अधिकतम 180 दिनों के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को रेलवे कर्मचारी के खाते में 15-15 दिन का पैसा जमा किया जाता है। इसमें केवल 2 ही सही हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम कितने दिनों के लिए अवकाश नकदीकरण की अनुमति है? तो संपूर्ण सेवा काल के लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 दिन। अगला है, बाल देखभाल अवकाश सीसीएल संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से जो रॉन्ग कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसे एक बार में कम से कम 3 दिनों के लिए दिया जाता है, ये रॉन्ग है। अगला है, औसत वेतन पर छुट्टी एक रेलवे कर्मचारी को डैश की दर से क्रेडिट होती है। इसका सही आंसर होगा प्रति माह 2.5 दिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, इसमें प्रति माह 2.5 दिन, इसका सही आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति माह 2.5 दिन। अगला है, इसमें हिंदी सही था, इंग्लिश रॉन्ग है। अगला है,
रेलवे कर्मचारी की सैलरी में डीए कंपोनेंट का क्या मतलब होता है? तो डीए कंपोनेंट का मतलब होता है महंगाई भत्ता। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, रेलवे कर्मचारियों को परिवहन भत्ता क्यों प्रदान किया जाता है? तो परिवहन भत्ता इसलिए प्रदान किया जाता है क्योंकि निवास से कर्तव्य स्थल तक आने जाने का खर्च। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, महंगाई राहत घटक किस श्रेणी के रेलवे कर्मचारी पर लागू होता है? राजपत्रित समूह ए कर्मचारी, पेंशनरों या संविदा कर्मचारी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेंशनरों पर। अगला है, मान लीजिए कि एक अधिकारी 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 5 घंटे तक काम करता है, तो वह कितने प्रतिशत यात्रा भत्ते का दावा करने का पात्र है? तो 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर और 5 घंटे तक काम करता है, तो वो 30% टीए का दावा कर सकता है। अगला है, 7वें वेतन आयोग के अनुसार रेलवे कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता देने के लिए रायपुर शहर को किस श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? एक्स, वाई, जेड या वर्गीकृत नहीं किया हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाई। अगला है, रात्रि ड्यूटी भत्ते के प्रयोजन के लिए रात्रि ड्यूटी का तात्पर्य कितने से कितने बजे के बीच की गई ड्यूटी से है? तो इसमें जो रात्रि ड्यूटी के लिए समय होगा वो होगा 22 बजे से 6 बजे तक। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन गैर प्रैक्टिसिंग भत्ते के लिए पात्र हैं? डॉक्टर, नर्सिंग अधिकारी, फार्मासिस्ट या पैथोलॉजिकल प्रयोगशाला टेक्नीशियन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर्स। अगला क्वेश्चन है, डी एंड ए नियमों के अनुसार सजा के आदेश के खिलाफ अपील करने की समय सीमा सजा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से कितने दिन है? 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन या 45 दिन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 45 दिन। अगला क्वेश्चन है, डी एंड ए नियमों के अनुसार निलंबन क्या है? एक बड़ा जुर्माना, मामूली जुर्माना, सजा नहीं है या मूल्यांकन का एक रूप? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सजा नहीं है। अगला है, रेलवे कर्मचारी अनुशासन और अपील नियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो अनुशासन और अपील नियम ये लागू किया गया था 1968। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, डी एंड ए आचरण नियम में एक पक्षी पूछताछ की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? एक पक्षी पूछताछ धारण की अवधारणा है कर्मचारी की अनुपस्थिति में पूछताछ पूछताछ की गई। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, रेलवे कर्मचारी के निलंबन में निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रपत्र का उपयोग किया जाता है? निलंबन के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है SF1। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एक वरिष्ठ क्लर्क को उसके सीनियर डीएमई द्वारा 3 साल की वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया गया है, वह आदेश के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है? सीनियर डीपीओ, एडीआरएम, डीआरएम या पीसीएमई? तो वो जो अपील करेगा वो करेगा सीनियर डीपीओ के पास। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, डी एंड ए नियमों का नियम संख्या 19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नियम संख्या 19 ये संबंधित है मेजर पेनाल्टी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी के प्रदर्शन पर प्रारंभिक प्रतिक्रिया प्रदान करके एपीएआर प्रक्रिया शुरू करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है रिपोर्टिंग अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एमएसडीपी के लिए उपयुक्तता का आकलन करने के लिए कितने वर्षों के एपीएआर पर विचार किया जाता है?
3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्न से उच्च ग्रेड में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण FR डैश के अनुसार किया जाता है। तो ये जो वेतन निर्धारण किया जाता है, ये किया जाता है FR 22 के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के पद उत्पन्न सृजन के लिए पहचानी जाने वाली एकमात्र श्रेणी है? सुरक्षा, गैर सुरक्षा, कर्मी दल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मी दल। अगला क्वेश्चन है, MSCP के लिए आवश्यक APAR का वर्तमान बेंचमार्क क्या है? इसका जो वर्तमान बेंचमार्क होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। अगला है, कार्यालय अधीक्षक के मामले में APAR स्वीकार करने का प्राधिकार किसे है? तो ये है JAG, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निचले ग्रेड से ग्रेड C श्रेणी में पदोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा कितना है? इसके लिए जो आवश्यक न्यूनतम सेवा है वो है ऑप्शन नंबर ए 2 साल। अगला है, पदोन्नति से इनकार करने वाले कर्मचारी को कितने दिन की अवधि के लिए रोक दिया जाता है? 2 साल, 4 साल, 1 साल या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 साल। अगला है, किसी पद का चयन या गैर चयन घोषित करने का अधिकार किसे है? जो घोषित करने का अधिकार होता है वो होता है रेलवे बोर्ड को, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, ड्यूटी से निलंबन होने पर मूल वेतन और DA का कितना % जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बेसिक प्लस DA का 50%, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कल्याण निरीक्षक किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो कल्याण निरीक्षक ये आता है कार्मिक विभाग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, AAC किस आइटम के लिए होता है? तो जो AAC होता है वो होता है स्टॉक आइटम के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, PL नंबर को कितने अंकों द्वारा दर्शाया जाता है? तो जो PL नंबर होता है वो कितने अंक का होता है? तो PL नंबर होता है 8 अंक का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, स्टॉक आइटम किस फॉर्म पर निकाले जाते हैं? तो जो स्टॉक आइटम होता है वो होता है रिक्विजिशन, मांग फॉर्म पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किस डैश जोनल रेलवे के मैकेनिकल विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है? मैकेनिकल विभाग का जोनल रेलवे में कौन सर्वोच्च अधिकारी होता है? तो ये होता है PCME, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बजट समीक्षा कितने माह में की जाती है? किस माह में की जाती है? तो ये की जाती है अगस्त माह में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के रेवेन्यू वर्किंग एक्सपेंसेस को डैश उप प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक उप प्रमुख शीर्ष के लिए एक अलग अलग अब्स्ट्रैक्ट के साथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13 उप प्रमुख शीर्ष, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, तीसरी बजट समीक्षा किस महीने में आयोजित की जाती है और इसे अंतिम संशोधन, फाइनल मॉडिफिकेशन के रूप में जाना जाता है? अगस्त, फरवरी, जनवरी या दिसंबर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फरवरी। अगला है, कंडेम सामग्री को निपटान के लिए भेजने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो कंडेम सामग्री के लिए कौन सा फॉर्म उपयोग होता है? ये फॉर्म उपयोग होता है DS8, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, वरिष्ठ लिपिक की सीधी भर्ती का प्रतिशत कितना है? तो सीनियर क्लर्क का जो सीधी भर्ती का प्रतिशत होता है वो होता है 20%, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, प्रथम श्रेणी ए सुविधा पास पर प्रति वयस्क व्यक्ति
कितने लगेज सामान की अनुमति है? 50 kg, 70 kg, 100 kg, 140 kg। प्रथम श्रेणी ए सुविधा पास पर कितना अनुमति है? इसमें जो अनुमति होती है वो होती है 140 kg। ऑप्शन नंबर डी अगला है। प्रिविलेज पास में कितनी ब्रेक जर्नी की अनुमति है? तो प्रिविलेज पास में कितनी ब्रेक जर्नी है? तो ये है 6। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राजपत्रित अधिकारियों को दिए जाने वाले ड्यूटी पास का रंग कैसा होता है? तो राजपत्रित अधिकारी के लिए जो ड्यूटी पास दिया जाता है उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग होता है व्हाइट, सफेद। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ग्रेड बी अधिकारियों के लिए कौन सा प्रिविलेज पास दी जाती है? तो ग्रेड बी अधिकारियों के लिए जो प्रिविलेज पास होता है वो होता है प्रथम श्रेणी ए पास, फर्स्ट क्लास ए। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कौन ग्रेड रेलवे अधिकारियों को सिल्वर पास दिया जाता है? तो किस ग्रेड रेलवे अधिकारियों को? तो ये दिया जाता है, ऑप्शन नंबर है जेएजी। अगला क्वेश्चन है, समूह सी कर्मचारी के बच्चा के लिए दिया जाने वाला स्कूल पास प्रति वर्ष कितने पूर्ण सेट प्रति बच्चा है? 3, 4, 2 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3। अगला है, 21 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ग्रुप सी रेलवे कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पासों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है, आधे सेट पीटीओ के लिए वापसी यात्रा की वैधता कितने महीने तक होती है? आधे सेट पीटीओ के लिए वापसी यात्रा की जो वैधता होती है वो होती है 5 महीने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पास नियम के संदर्भ में परिवार में कौन कौन शामिल होते हैं? तो जो परिवार में शामिल होते हैं वो होते हैं जीवन साथी, चाहे कमा रहा हो या नहीं, 21 वर्ष से कम आयु के आश्रित पुत्र, अविवाहित बेटियां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला है, ड्यूटी पास पर एक जूनियर क्लर्क किस श्रेणी में रेल यात्रा करने का हकदार होता है? फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी या स्लीपर क्लास? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड एसी। अगला है, एक रेलवे कर्मचारी को एक समय में आधे औसत वेतन पर अधिकतम छुट्टी LHAP कितनी दी जा सकती है? तो इसमें जो अधिकतम दी जा सकती है वो है ऑप्शन नंबर डी, 24 महीने। अगला है, मेडिकल प्रमाण पत्र पर दी जाने वाली छुट्टी का प्रकार कैसा है? तो मेडिकल प्रमाण पत्र पर जो छुट्टी दी जाती है वो दी जाती है परिवर्तित अवकाश, COL। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, रक्तदान के लिए एक रेलवे कर्मचारी विशेष आकस्मिक अवकाश SCL के लिए कितने दिन के लिए हकदार होता है? तो ये हकदार होता है 1 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, क्रमिक अवकाश नकदीकरण कितने वर्ष की न्यूनतम अवधि से पहले नहीं दिया जा सकता? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष के पूर्व। अगला है, निम्नलिखित में से किस छुट्टी के साथ मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है? किस छुट्टी के साथ मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, औसत वेतन पर छुट्टी, आधे औसत वेतन पर छुट्टी, दोनों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी को पर्यवेक्षक के अधीन कम से कम कितने महीनों तक काम करना होगा ताकि वह संबंधित कर्मचारियों को APAR भरने के लिए रिपोर्टिंग अधिकारी बन सके? 3 महीने, 8 महीने, 6 महीने, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 महीने। अगला है, चयन के लिए पैनल की अवधि करेंसी कितने माह है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त ऑप्शन नंबर डी है 24 महीने। अगला है, रेलवे भर्ती के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए
उम्मीदवारों के लिए आरक्षण क्रम से कितने % है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 और 7.5%। अगला है एनबीआर किससे संबंधित है? जो एनबीआर है ये संबंधित है पदोन्नति से। ऑप्शन नंबर बी। अगला है चयन पद के मामले में मौजूदा रिक्तियों और अगले कितने महीने में होने वाली रिक्तियों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15 महीने। अगला है डीसीआरजी की अधिकतम राशि कितना है? तो डीसीआरजी की जो अधिकतम राशि होती है वो होती है 20 लाख। ऑप्शन नंबर ए। अगला है एक रेलवे कर्मचारी को निलंबित माना जाएगा यदि उसे कितने घंटे की अवधि के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 48 घंटे। अगला इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही है 48 घंटे। अगला है नई पेंशन योजना में कर्मचारी का योगदान बेसिक प्लस डीए का कितने %? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10%। अगला है निम्नलिखित में से कौन सेवानिवृत्त कर्मचारी से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी HOER। अगला है रनिंग स्टाफ की पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना के लिए मूल वेतन का कितना % गिना जाता है? तो ये गिना जाता है ऑप्शन नंबर बी 55%। अगला क्वेश्चन है विभिन्न परिस्थितियों में अपने वास्तविक आधिकारिक कर्तव्य के प्रदर्शन के दौरान मरने वाले रेलवे कर्मचारी के परिवार को अनुग्रह राशि एक मुश्त मुआवजा देने के लिए सबसे कम सक्षम प्राधिकारी कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी DRM। अगला है मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की गणना के लिए ली जाने वाली अधिकतम आरक्षण सेवा कितने वर्ष है? तो इसकी जो अधिकतम आरक्षण सेवा होती है वो होती है 33 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कार्यालय के छोटे-मोटे खर्चों के लिए अग्रदाय इम्प्रेसेट का सृजन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होती है वित्त सहमति की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर ए। अगला है जब 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी एक ही परीक्षा में समान अंक की योग्यता वाले घोषित किए जाते हैं तो उनकी सापेक्ष वरिष्ठता किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी? तो ये निर्धारित की जाएगी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर सी। अगला है रेलवे कर्मचारियों की नवीनतम वेतन संरचना का उच्चतम वेतन स्तर क्या है? उच्चतम वेतन स्तर है लेवल 17। ऑप्शन नंबर बी। अगला है PLB का फुल फॉर्म क्या है? PLB का फुल फॉर्म होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। अगला है बाल शिक्षा भत्ते के मद में प्रति बच्चा प्रति माह देय राशि कितनी है? तो इसकी जो प्रति माह देय राशि होती है वो होती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 2250 ऑप्शन नंबर ए। अगला है CGEGIS का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना। सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। अगला है स्टाफ नर्स को ड्रेस भत्ता की राशि कितने रुपए प्रति महीने मिलता है? इनको मिलता है ऑप्शन नंबर बी 1800 रुपए। अगला है गुमशुदगी के मामले में रेलवे क्वार्टर को अपने पास रखने के लिए दी गई अनुमति की अधिकतम अवधि क्या है? इसकी जो अधिकतम अवधि होती है वो होती है 36 महीने। ऑप्शन नंबर बी। अगला है सेवानिवृत्ति के बाद एक रेलवे कर्मचारी को सामान्य लाइसेंस शुल्क पर डैश तक रेलवे क्वार्टर बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 महीने। अगला है
एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी कितने डी&ए मामलों में बचाव सलाहकार के रूप में कार्य कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7। अगला है, दहेज देने लेने से संबंधित नियम रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम संख्या से संबंधित है? तो ये नियम संख्या है रूल 13 का ए। अगला है, निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के लिए गैर रोजगार प्रमाण पत्र के लिए मानक फॉर्म नंबर डैश का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी SF 3। अगला है, RSD&A नियम 1968 के तहत किसी भी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि डैश दिनों के भीतर अपील न की जाए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 45 दिन। अगला है, डैश से कम का प्राधिकारी बर्खास्तगी हटाने अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड नहीं लगाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नियुक्ति प्राधिकारी। अगला है, RTI अधिनियम के अंतर्गत कितनी धाराएं शामिल हैं? RTI अधिनियम के अंतर्गत जो टोटल धाराएं होती हैं वो होती हैं 40। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, RTI अधिनियम के तहत आवेदन करने वाले BPL आवेदक को कितने रुपए का शुल्क देना आवश्यक है? तो BPL के लिए जो शुल्क होता है वो होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, RTI अधिनियम के अनुसार जानकारी प्रदान करने के लिए विफलता के लिए अधिकतम जुर्माना कितना है? इसमें जो अधिकतम जुर्माना होता है वो होता है 25,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इलेक्ट्रिकल OP विभाग में ALP के पद पर भर्ती के लिए मेडिकल श्रेणी क्या है? तो ALP के लिए जो मेडिकल श्रेणी है वो है A1। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, AAC का फुल फॉर्म क्या होता है? AAC का फुल फॉर्म होता है औसत वार्षिक खपत, एवरेज एनुअल कंजम्पशन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, IREPS का फुल फॉर्म क्या है? IREPS का फुल फॉर्म है भारतीय रेलवे ई प्रोक्योरमेंट प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सेवा में कर्मचारी की मृत्यु के मामले में रेलवे कर्मचारी के परिवार को अंत्येष्टि सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि कितनी है? तो इनको जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन रायपुर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां संचालित की जाती हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। रेलवे कर्मचारी के बच्चों के लिए ऑन द स्पॉट ड्राइंग प्रतियोगिता और रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए ऑन द स्पॉट निबंध प्रतियोगिता। अगला है, रेलवे कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य से। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, क्षेत्रीय कर्मचारी लाभ निधि समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है महाप्रबंधक, जनरल मैनेजर। अगला है, एक जूनियर क्लर्क जिसे उसकी नियुक्ति की तारीख से 10 वर्षों के भीतर नियमित आधार पर पदोन्नति नहीं किया जा सका को आवेदन मैट्रिक्स में लेवल डैश में संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति MACP योजना के तहत पहला वित्तीय उन्नयन दिया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। अगला है, DPQ के विरुद्ध वरिष्ठ क्लर्क के पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्तता परीक्षा में UR श्रेणी के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या निर्धारित है? तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15। अगला है, रिक्ति की संख्या के डैश गुना तक योग्य कर्मचारी को DPQ के विरुद्ध चयन पद के लिए बुलाया जाएगा जहां वरिष्ठता शामिल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 टाइम्स। अगला है, सामान्य चयन के लिए अर्थात पदोन्नति की सामान्य चैनल के बाहर और जो विभिन्न विभागों श्रेणियों के कर्मचारियों से भरे जाते हैं वरिष्ठता के लिए डैश अंक दिए जाते हैं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई अंक नहीं। अगला है, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन का दायित्व किसको सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? 8वीं अनुसूची में जो विदेशी भाषा शामिल होती है वो होती है नेपाली, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, राजभाषा अधिनियम की किस धारा के अधीन 14 दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के रूप में अनिवार्य से तैयार, जारी या निष्पादित किया जाना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 3 का 3। अगला है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, संविधान की 8वीं सूची में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो 8वीं सूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो वो है भोजपुरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ये है 22, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किस क्षेत्र के गंतव्य के लिए पास पीटीओ को अंग्रेजी में बनाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, का क्षेत्र। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी है? तो लिपि है देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के कार्यालयों में उपयोग में आने वाली कैसी रबड़ की मोहरें का प्रयोग में लाई जाएंगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी। ये था रेलवे एलडीसी के थ्रू सीनियर क्लर्क के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकता है। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।